आज हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पुस्तक मंदाकिनी के डॉक्टर रामकुमार वर्मा से बातचीत नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं शैवाल सत्यार्थी। लेखक परिचय। जन्म 27 जुलाई 1933 भिंड मध्य प्रदेश में हुआ। शैवाल सत्यार्थी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कथाकार, भेंट वार्ताकार व पत्रकार थे। उनकी रचनाएं प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के साथ साथ आकाशवाणी से भी प्रसारित होती रही हैं। साक्षात्कार लेखक के रूप में सत्यार्थी जी को महारत हासिल हुई है। इन्होंने पंत निराला, बच्चन, वृंदावन लाल वर्मा, अश्क यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा, कृष्ण चंदर, क्षेमचंद, सुमन व नीरज जैसे प्रतिष्ठित साहित्यकारों के साक्षात्कार लिए हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार बातें मुलाकातें नामक संग्रह में प्रकाशित है। सत्यार्थी जी ने कहानी व कविता के क्षेत्र में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनका कहानी संग्रह और पहिए घूम रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत है। ओस और अंगारे इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। सप्त सिंधु नाम से भी इनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। आप पत्रकार व संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। इंगित पत्रिका का सफल संपादन आपके द्वारा किया गया। आपकी एक और उपलब्धि है जिसमें इन्होंने साहित्य की पत्र लेखन विधा को विकसित किया है। इनके धर्म पिता के पत्र धर्मपुत्र के नाम अर्थात महाकवि बच्चन के 100 पत्र शैवाल के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ साक्षात्कार विधा पर आधारित है। प्रसिद्ध एकांकीकार व नाटककार डॉक्टर रामकुमार वर्मा से की गई बातचीत है। यह साक्षात्कार डॉक्टर वर्मा के व्यक्तित्व व कृतित्व के साथ साथ साहित्य के गूढ़ प्रश्नों की तह तक जाता है। पाठ का महत्व इस रूप में भी है कि यह साक्षात्कार विधा के परिचय के साथ साथ महान साहित्यकार के जीवन व साहित्यिक दृष्टिकोण से अवगत करवाता है। डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैं शेव करता जाऊं और आप नोट्स लेते जाइए। यह साकेत की पहली सुबह थी। साकेत डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बंगले का यही नाम है। नवंबर की एक सर्द सुबह जब मैं रामकुमार जी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। आपकी प्रथम चर्चित कविता के विषय में बताइए जो अपनी साहित्य यात्रा की पहली मंजिल बनी हो। कहानी तो शायद आपने कभी कोई लिखी नहीं। मुश्किल से 1 मिनट सोचकर रामकुमार जी ने अपनी मंजिल को दोहराना शुरू कर दिया। सन 1922 में कानपुर के बेनी माधव खन्ना ने समाचार पत्रों में घोषणा प्रकाशित की कि देश सेवा शीर्षक विषय पर देश के प्रमुख कवियों की रचनाएं आमंत्रित की जाएं और सर्वश्रेष्ठ 4 को 51 रुपये के पुरस्कार प्रदान किए जाएं। उस समय मैं 17 वर्ष का था। माताजी के आग्रह पर मैंने 6ठी अंग्रेजी क्लास में पुनः प्रवेश किया था। उस समय भी मैं प्रभात फेरी में भाग लिया करता था। मेरे बड़े भाई ने व्यंग से कहा, बहुत स्वराज्य चिल्लाते हो, इस विषय पर कविता लिखकर पुरस्कार प्राप्त करो, तब जाने। मैंने कहा कि यह तो अखिल भारतीय प्रतियोगिता है, मैं अभी कच्ची उम्र का हूँ, बड़े बड़े कवियों की पंक्ति में कैसे बैठ सकता हूँ, मेरे काव्य की साधना क्या है। किंतु जिस रूप में मुझे छेड़ा गया उसका उत्तर देने की बलवती आकांक्षा मेरे हृदय में थी और मैंने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ देश सेवा पर एक कविता लिखी और उसे चुपचाप बेनी माधव खन्ना आनंद मठ कानपुर के पते पर भेज दिया। उसकी प्रारंभिक पंक्तियां इस प्रकार हैं। जिस भारत की धूल लगी है मेरे तन में, क्या मैं उसको भूल सकता जीवन में। चाहे घर में रहूं अथवा मैं वन में, पर मेरा मन लगा हुआ है इसी वतन में। सेवा करना देश की बस मेरा उद्देश्य है। मैं भारत का हूँ सदा, भारत मेरा देश है। यूँ तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा पिताजी के नागपुर में रहने के कारण मराठी में हुई थी और हिंदी तथा संस्कृत की आरंभिक शिक्षा मेरी माँ ने घर पर ही मुझे दी। ऐसी स्थिति में हिंदी साहित्य का अभ्यास बढ़ाना मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहा। मैंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथमा परीक्षा की तैयारी की और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने के कारण मेरा उत्साह और भी बढ़ा। कविता भेजने के 2 माह बाद समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि 3 बड़े बड़े कवियों के साथ 51 रुपये का पुरस्कार मुझे भी मिल गया है। लोगों को आश्चर्य हुआ कि एक छोटे से बालक को अखिल भारतीय प्रतियोगिता में कैसे पुरस्कार मिल गया। यह कविता सारे देश के पत्रों में प्रकाशित हुई और उसे ही बढ़कर अक्टूबर 1922 में प्रयाग के श्री राम रख सिंह सहगल ने अपने नव संपादित मासिक पत्र में मुझे कविताएं लिखने के लिए आमंत्रित किया। देश सेवा पर लिखी यही कविता मेरी साहित्य यात्रा की पहली मंजिल है जिसने मुझे काव्य क्षेत्र में प्रवेश दिया और मैं कविताएं लिखने के लिए प्रोत्साहित हुआ। यूँ असहयोग आंदोलन के जमाने में स्कूल छोड़ने पर अपने पिता से जो भर्त्सना यानी पिता ने मुझे खूब डांटा मुझे प्राप्त हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप मैंने एक छोटी सी कहानी सुखद सम्मेलन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखी थी। यह सन 1922 में हिंदी साहित्य प्रसारक कार्यालय नरसिंहपुर से पुस्तक रूप में प्रकाशित हो गई थी। यह कौतूहल का विषय अवश्य है कि मेरी सर्वप्रथम प्रकाशित रचना एक लंबी कहानी से प्रारंभ हुई। मेरे अब तक के साहित्य जीवन में यह पहली और अंतिम कहानी रही। मैंने साहित्य में नाटक, निबंध, कविता
आलोचना सभी कुछ लिखा, किंतु कहानी फिर एक भी नहीं लिख सका। सन 1922 में मेरी कविताएं ही चांद के माध्यम से हिंदी में प्रवेश पाती रहीं। वह कौन सी महत्वपूर्ण कृति है जिसे लिखकर आपको सर्वाधिक संतोष और प्रसन्नता की अनुभूति हुई? मैं प्रत्येक कृति को संपूर्ण मनोयोग से लिखता हूँ और प्रत्येक की समाप्ति पर मुझे प्रसन्नता और सुख मिलता है। वह चाहे कविता हो, चाहे निबंध, चाहे कुछ और। कुछ कृतियाँ ऐसी अवश्य हैं जिन्हें सामान्य जनता और विद्वानों ने समान रूप से उत्कृष्ट समझा है। काव्य में चित्रलेखा पर 2000 रुपये का देव पुरस्कार मिला, चंद्र किरण पर 500 रुपये का चक्रधर पुरस्कार, आकाशगंगा पर 800 रुपये का तथा एकलव्य पर 500 रुपये का पुरस्कार मिला। नाटकों के क्षेत्र में सप्तकिरण पर सम्मेलन का रत्न कुमार पुरस्कार मिला, रिमझिम एकांकी संग्रह पर केंद्र से 2000 रुपये का पुरस्कार, विजय पर्व पर मध्य प्रदेश से 2500 रुपये का, महाकवि कालिदास पुरस्कार। किंतु भारत की शिक्षा संस्थाओं में मेरे एकांकी नाटकों का सर्वाधिक अभिनय हुआ। ऐतिहासिक नाटकों में चारुमित्रा, तैमूर की हार, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी, महोत्सव, दुर्गावती, दीपदान, नाना फडणवीस बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय एकांकी नाटक समझे गए। चारुमित्रा एकांकी के अनुवाद समस्त भारतीय भाषाओं में तथा अंग्रेजी और रूसी में हुए। यूँ काव्य में सबसे अधिक संतोष प्रसन्नता मुझे एकलव्य महाकाव्य लिखकर हुई, नाटक में दीपदान और औरंगजेब की आखिरी रात लिखकर। अब यह बताइए कि विश्व साहित्य, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में आपको कौन कवि लेखक पसंद हैं जिनसे आप प्रभावित भी हुए? विश्व साहित्य में शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, कीट्स और टेनिसन मुझे विशेष पसंद हैं। हिंदी में तुलसी, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। बांग्ला में रविंद्र, तमिल में कंब। नाम ठीक से न समझ पाने के कारण मैंने दोबारा पूछा तो डॉक्टर साहब जोर से हंसे। कंब ने विशेष प्रभावित किया है। नाटकों में मैटरलिंक, इब्सन, शेक्सपियर, वुडहाउस, सिंज, D.L. रॉय से प्रभावित हुआ हूँ। आलोचना में स्कॉट जेम्स और जॉन डिंक्वार्टर। विदेशी विद्वानों के शिल्प की प्रेरणा ग्रहण कर मैंने उन्हें नितांत भारतीय संवेदनाओं से संबलित किया है। यानी कि विदेशी विद्वानों का जो शिल्प है उससे मैंने प्रेरणा ग्रहण की और उसे भारतीय संवेदनाओं में जोड़ करके और फिर मैंने रचनाएं लिखी। जिस प्रकार एक भ्रमर नाना पुष्पों से पराग ग्रहण कर उन्हें मधु की एक बूंद में परिणत करता है, उसी प्रकार मेरी प्रवृत्ति विदेशी साहित्य से साहित्य के उपादान यानी साहित्य के उपकरण ग्रहण कर उन्हें भारतीय रस सिद्धांत के आधार पर मौलिक रूप देने की रही है। हिंदी रंगमंच के विकास और उसकी भावी संभावनाओं के विषय में आप क्या सोचते हैं? उनका भविष्य कैसा है? विदेशी शासन हमारे सांस्कृतिक उत्थान में सहयोग नहीं दे सकता था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस भांति अन्य कलाओं में नवजागरण हुआ है, उसी प्रकार रंगमंच की भी युग की परिस्थितियों के अनुकूल अपना अपना निर्माण करेगा। आवश्यकता है इस बात की कि हमारा नाटककार जिस भांति जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करता है, उसी भांति वह रंगमंच की विधाओं का भी अध्ययन करें। हमारा नाटककार भ्रमणशील हो, अन्य भारतीय भाषाओं के रंगमंच का सम्यक रूपेण अध्ययन कर वह आवश्यकता अनुसार अखिल भारतीय रूप से नाटक साहित्य और रंगमंच का संयोजन करें। यानी नाटकों का और रंगमंच का। रंगमंच यानी कि जहाँ पर नाटकों का मंचन किया जाए, वहाँ की स्थितियाँ कैसी रखी जाए, वहाँ पर उनका जो संयोजन है वो नाटक कथ्य का और रंगमंच का वो किस तरह से किया जाए। रंगमंच के उज्जवल भविष्य के संबंध में मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या आज का साहित्यकार संसार के विनाशोन्मुख संघर्ष एवं स्वार्थों के स्थान पर एक आदर्श शांतिपूर्ण सृष्टि के निर्माण में सहायक हो सकता है? अत्यंत विश्वास के स्वरों में रामकुमार जी ने कहा, अवश्य हो सकता है। उसे केवल अपनी समस्याओं में सीमित नहीं रहकर विश्व की समस्याओं को भी अपने साहित्य में लाना होगा। हमारे साहित्य के सुंदर पक्ष के साथ ही शिव पक्ष को भी उभारने की आवश्यकता है। यानी केवल हमें सुंदर को ही स्थान नहीं देना अपने साहित्य में, बल्कि शिव यानी कल्याण को भी स्थान देना है। और तब साहित्य सच्चे अर्थों में साहित्य हो सकेगा जब वह हित की भावनाओं से संबलित हो। यानी हित भी क्या, परहित, सर्वहित। यदि एटम बम के निर्माण में दशाब्दियों तक वैज्ञानिक दल अनुसंधान कर सकता है, तो कोई कारण नहीं कि हमारा साहित्यकार अपनी साधना से शांति और कल्याण का अणु बम तैयार कर विश्व में नवीन जीवन मूल्यों का निर्माण न कर सके। साहित्य में प्रचलित वाद, छायावाद, रहस्यवाद से लेकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद तक आप अपना दृष्टिकोण व्यक्त कीजिए।
साहित्य के दो विभाग आदिकाल से ही रहे हैं। प्रथम सिद्धांत पक्ष, दूसरा अनुभूति पक्ष। यानी कि पहला तो सैद्धांतिक पक्ष होता है जिसमें सिद्धांत, नियम इत्यादि होते हैं, और दूसरा अनुभूति पक्ष जिसे हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। सिद्धांतों से प्रेरणा ग्रहण कर साहित्य जीवन में अवतरित हुआ है। इन्हीं के आधार पर साहित्य के आदर्श और यथार्थ दो रूप बनते चले आए हैं। जहाँ दोनों मिल गए वहाँ आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बन गया। मेरी दृष्टि यथार्थोन्मुख आदर्श की रही है। सिद्धांतवादी साहित्य की अपेक्षा अनुभूति के क्षणों में बंधा हुआ साहित्य वास्तव में साहित्य की संज्ञा से विभूषित होता है। उसी में जीवन दर्शन है और भविष्य जीवन की प्रेरणा है। ऐसे साहित्य को मैं किसी वाद के पाश में बांधकर समालोचना के न्यायाधीश के समक्ष बंदी के रूप में उपस्थित नहीं करना चाहता। यानी कि मैं इस बात को उचित नहीं समझता कि साहित्य को बहुत सारे वादों में बांध करके, जैसे इसमें बताया है रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, तो इस तरह के वादों में बांध करके और उन्हें मैं समालोचना का न्यायाधीश बन जाऊँ और फिर उनके विवादों का निपटारा करूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। किसी पूर्व कल्पित अथवा सुनिश्चित सिद्धांत को सामने रखकर काव्य की रचना नहीं हो सकती। हम सोचें कि जैसे पहले प्राचीन काल में होता था कि अगर आपको एक नाटक लिखना है तो इसमें 8 सर्ग होने चाहिए, नायक उदात्त होना चाहिए, खलनायक होना चाहिए, प्रकृति का वर्णन इस रूप में होना चाहिए, इस रूप में होना चाहिए। इस तरह के जो सिद्धांत थे उसके आधार पर जो साहित्य है वो नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि साहित्य है वो हृदय की अनुभूतियों से उत्पन्न होता है। उसे उसका वातावरण देना, उसको शिल्प में ढालना, यही एक साहित्य रचने की कला है। काव्य तो मलय समीर की भांति अनुभूति की दिशाओं में बिना किसी प्रयास के जिस ओर बहना चाहता है वह जाता है। उसकी दिशा को हम आगे चलकर जो चाहे नाम दे दें। अनुभूति का विषय किसी वाद में बंधकर नहीं चलता, क्योंकि वाद तो विशिष्ट सिद्धांतों का सुनिश्चित समूह ही है। ऐसी स्थिति में काव्य में वह कोई वाद नहीं मानता। वह तो समालोचकों का दृष्टिकोण है कि चढ़ी हुई नदी का पानी उतर जाने के बाद किनारों पर पड़ी हुई रेत पर लहरों के चिन्ह देख कर वे प्रवाह की गतिविधि का अनुमान लगा लेते हैं। उसी भांति अंतरानुभूति के काव्य की मानसिक रूप राशि से उन्हें रहस्यवाद या छायावाद अथवा अन्य वादों के दर्शन हो जाते हैं। यो मैं इन नामों को बुरा नहीं समझता, क्योंकि इनसे काव्य की दिशाओं का ज्ञान साहित्य के विद्यार्थियों को हो जाता है। प्रगतिवादी काव्य तो सिद्धांतों पर चलता है। यों यदि प्रगतिवादी का तात्पर्य जीवन में नव चेतना की सृष्टि करना है तो कबीर, तुलसी और मीरा हिंदी के सबसे बड़े कवि कहे जा सकते हैं। धन्यवाद।